नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। बोले, सुशासन से जनमानस का जीवन हुआ सरल, योजनाओं तक पहुंच हुई सुगम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती। हरियाणा में कचरे से बिजली और सौर ऊर्जा पर नई पहल, राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित किए जाएंगे आधुनिक संयंत्र। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बुलाई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। हरियाणा के कई जिलों में आज भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग। रोहतक, सोनीपत और पानीपत में लगे तेज झटके। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1998 में जिस प्रकार से सुशासन की परिकल्पना की शुरुआत की थी, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में मिशन मोड पर कार्य करते हुए सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने भी इस दौरान जनमानस के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में एसजीटी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित प्रभावशाली क्रियान्वयन के माध्यम से सुशासन विषय पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती 25 दिसंबर को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इन विभूतियों की जयंती और क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि जिस प्रकार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत में ढांचागत तंत्र को विकसित किया, उसी तर्ज पर काम करते हुए नरेंद्र मोदी ने सुशासन की दिशा में आगे बढ़ते हुए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की। इससे जनमानस का जीवन सरल और सुगम हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने द आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बुक कवर का डिजिटली अनावरण भी किया। इस बात की बड़ी खुशी है हमें कि अटल जी जिस शैली से काम करते थे पूरा देश उसको जानता है, और एक उनका जो कवि हृदय, अपनी बात को भी कहना, उस बात को हंसते हुए उस बात को लोगों तक पहुंचाना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक अपनी शैली थी। और मुझे ये भी ध्यान में है कि जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का एक विचार था, उस विचार को एक्चुअल में अगर किसी ने धरातल को उतारने की शुरुआत की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। हम ये देखते हैं, मैं पहली बार ये देखा कि गरीब व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे एक योजनाबद्ध तरीके से। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिस्टम को शुरू किया, हम देखते ही देखते जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गुड गवर्नेंस मनाने का हर वर्ष किया, तो उसके अंदर लगातार हर वर्ष हम सुधार करते गए। आज मुझे खुशी है इस बात की कि उसका ही परिणाम है कि आज लोगों के घर तक वो योजना का लाभ डायरेक्ट पहुंच रहा है। ये उसी गुड गवर्नेंस का उदाहरण है। अगर हम देखें जो अटल बिहारी वाजपेयी जी देख करके गए थे, मैं अब अगर अपने हरियाणा की बात करें, 2014 से पहले हरियाणा के अंदर इस प्रकार की स्थिति थी कि अगर एक बच्चे को इंटरव्यू आ जाता था, उसको नौकरी लगनी थी, तो पूरा गांव वो पहुंच तो नहीं रख सकता था विधायक और मंत्री तक पहुंचने की, परंतु किसी न किसी को साथ लेकर के जो उसके नजदीक के लोग थे उन तक पहुंच बनाने की वो कोशिश करता था। और तब जाकर के वो प्रयास करता था कि कहीं बच्चे को नौकरी लग जाए। और वो कितना बड़ा उसके अंदर खेला चलता था और किस प्रकार का भ्रष्टाचार एक नौकरी के अंदर होता था, ये माँ बाप को भी मालूम होता था। और जो उसके सहयोगी जिनको साथ लेकर के चलता था, वो भी इस बात की चर्चा करते थे
भाई जिसको मिलने के लिए जाते थे, इतने सामान का इंतजाम कर लो तब जाकर के आपको नौकरी मिलेगी। परंतु आज मुझे ये खुशी है, ये गर्व है कि इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा सरकार ने उस सिस्टम को बदलने का काम एक मिशन मोड के अंदर किया है। हरियाणा सरकार ने कचरे से बिजली बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में आधुनिक संयंत्र स्थापित करने की बात कही है। इन संयंत्रों के माध्यम से कचरे को ऊर्जा में बदला जाएगा। ये कदम जिलों को स्वच्छ रखने के साथ साथ बिजली उत्पादन में भी योगदान देगा। ये फैसला हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में आयोजित की गई नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। इस अवसर पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और ऊर्जा संरक्षण पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य के सभी सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया जाएगा कि वे अपनी इमारतों की जानकारी प्रदान करें। इसके अलावा शहरों की स्ट्रीट लाइट्स को सौर ऊर्जा में संचालित करने के लिए हर जिले में सोलर पावर हाउस बनाए जाएंगे। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा के रोहतक, सोनीपत और पानीपत में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप 12 से 12:30 के बीच आया। भूकंप के बाद लोग घरों के बाहर निकल गए और बताया जा रहा है कि भूकंप का सेंटर सोनीपत रहा। करीब 1 महीने पहले सुबह 7:50 पर रोहतक और उसके आसपास के जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 रही थी और भूकंप का केंद्र रोहतक में 7 किलोमीटर अंदर था। और आज एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। झटके लगते ही लोग एकदम से अपने घरों से बाहर आ गए। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज बुधवार को 30वें दिन में प्रवेश कर गया है। डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे उनकी प्रमुख मांग केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी और अन्य किसानों की समस्याओं का समाधान है। जगजीत डल्लेवाल का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया है। हालांकि उनके साथी किसान नेताओं ने कहा कि डल्लेवाल का हौसला अभी भी बुलंद है, वे किसानों के हक के लिए जी जान से लगे हुए हैं। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल जानने कई राजनेता खनौरी बॉर्डर पर भी जा चुके हैं। और वहीं आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा भी डल्लेवाल से मिलने खनौरी बॉर्डर पहुंचे और उनका हालचाल जाना। नायब सिंह सैनी सरकार प्रदेश में बसे रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने की तैयारी में है। इसके लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियां इसकी पहचान में जुटी हुई हैं। पुलिस की टीमें लगातार झुग्गी झोपड़ियों में जाकर और अलग अलग जगह पर जाकर इनकी पहचान से जुड़े कागजात देख रही हैं। वहीं बीजेपी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इस कार्रवाई का प्रचार तक कर रही है। इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस पर और उनके शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में बांग्लादेश से आए रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया था। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट दिया कि ये रोहिंग्या प्रदेश में अपराध और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद सरकार ने दिल्ली से सटे जिलों में पुलिस और सीआईडी को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही दिल्ली में कार्रवाई के बाद रोहिंग्या के हरियाणा आने की संभावना पर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सरकार ने इसके लिए 12 जनवरी 2025 तक की डेडलाइन तय की है। फरीदाबाद से दिन दिहाड़े एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक पर चाकुओं से करीब 12 वार किए, जिसके बाद आरोपी युवक को लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला बसेला कॉलोनी का है। मृतक की पहचान अंशुल के रूप में हुई। मृतक के दोस्त अनमोल ने पुलिस को बताया कि अंशुल की कुछ दिन पहले कुछ लड़कों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर अंशुल को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अनमोल ने बताया कि बीते दिन अंशुल अपने दोस्तों के साथ गली में खड़ा था और उस दौरान कुछ बदमाशों ने दिन दिहाड़े अंशुल पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने बयानों के आधार पर 11 हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनीपत शहर के कुंडली बॉर्डर में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें सोनीपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोनीपत पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जरमजीत पंजाब के तरन का रहने वाला है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर किसान आंदोलन में मोटरसाइकिल और मोबाइल की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड लिया है। बता दें कि 3 कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए 13 महीने तक लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे थे। उस दौरान चोरी और लूटपाट के आरोप लगे थे, लेकिन ये सही साबित हुए हैं। तस्वीरों में दिखाई देने वाला यह शख्स पंजाब के तरन का रहने वाला जरमजीत है, जो
कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने साथियों के साथ आया था, लेकिन उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अपना शौक पूरा करने के लिए एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पर 5,000 का इनाम भी रखा था और अब यह वापस जब वह किसी काम से कुंडली बॉर्डर के पास पहुंचा तो सोनीपत पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुट गई है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, तो अब और भी ज्यादा ठंड पड़ने के वाली है। मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि आज और कल आमतौर पर मौसम खुश्क बना रहेगा और इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलेंगी। इससे रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ एक क्षेत्रों में आज सुबह धुंध छाए रहने की भी संभावना बनी हुई है। 26 दिसंबर की रात से हवाओं में बदलाव देखने को मिलेगा और उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इस कारण राज्य में 27 और 28 दिसंबर को आमतौर पर मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा, जिससे उत्तरी और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी और हल्की बरसात की भी संभावना बनी हुई है। 29 दिसंबर से आमतौर पर मौसम खुश्क बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में घनी धुंध के चलते विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो चुकी है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। धुंध का असर ट्रेनों के आवागमन पर भी पड़ा है। इस बीच बारिश के चलते लोगों को अभी और भी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन 2 को चलते हुए लगभग 10 महीने का समय हो गया है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह ढिल्लेवाल पिछले 29 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है और इस बिगड़ते हुए स्वास्थ्य और सरकार की तरफ से कोई बातचीत न होने को लेकर अंबाला में भी भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने कैंडल मार्च निकाला। शहर के विभिन्न हिस्सों में निकाली गई कैंडल मार्च से किसानों ने अपनी मांगों के साथ साथ किसान नेता ढिल्लेवाल के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। देखिए, जो हमारा आंदोलन शंभू खनौरी बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, उसी के चलते जहां लंबे अरसे से हम आंदोलन करे, सरकार नहीं जागी। अब आखिरकार ढिल्लेवाल जी मरण वर्त के ऊपर हैं और उनकी हालत काफी नाजुक है, लेकिन सरकार फिर भी कोई किसी तरह की कान पर नहीं उनके रेंग रही और कोई भी वो किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहां शंभू बॉर्डर से भी जैसे जाकर ये दिखाने की कोशिश की है हमारे जो अपना SKM ने और किसान मजदूर मोर्चा ने कि ये सरकार हमें पैदल भी दिल्ली नहीं जाने देना चाहती। खासकर बात है ये अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और ढिल्लेवाल साहब जो संघर्ष उन्होंने लड़ रहे हैं, उस संघर्ष को मजबूत करने के लिए पूरे देश में आज ये मोमबत्तियां जगाई जा रही हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।